नमस्कार। आइए कश्मीर फाइल्स पे बात करते हैं। मतलब एक कहानी जिसे देखकर लोग रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से अपील कर रहे हैं कि यह फिल्म ज़रूर देखिए। एक मूवी के लिए इस तरह की बातें थोड़ा समझ से परे लगती हैं। सोशल नेटवर्क पर तो जैसे भूचाल आ गया है, हर कोई कुछ न कुछ कहना चाहता है। और आप भी देखिए और तय करिए। तो मैं मूवी के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं लोगों के बारे में बात करूँगा कि किस तरह से लोग भावुक हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आखिर हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गई। जैसा कि सत्ता और सरकारें हमेशा से करती आई हैं कि अपने तरीके से वो चीज़ों को लोगों तक ले जाती हैं, तो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं और बहुत सारी बातें छुपा ली जाती हैं। अब कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात छुपानी है, यह आम तौर पर अपने अपने राजनीतिक मकसद के हिसाब से सत्ता के गलियारे में बैठे लोग तय करते आए हैं और अब भी ऐसा हो रहा है। और हम बहुत सारी चीज़ों से अनजान रह जाते हैं। इसलिए सत्ता में परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिसे हम अपने समाज के बारे में, उसके साथ उसमें क्या हुआ, उसकी क्या हकीकत थी, उसे हम जान पाएँ। ऐसे में सरकारों को बदलते रहना चाहिए। किसी एक पार्टी और एक विचारधारा की सरकार लगातार नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर दूसरी बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाती हैं। और अब देश में देखिए, जिन राज्यों में लगातार एक ही दल की सरकार रहती है, वहाँ भी ऐसे ही होता है। ऐसे में लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही मानी जाएगी कि सही दल की सरकारें बने और एक निश्चित समय के बाद दूसरे दल की भी सरकार बने। लेकिन बहुदलीय प्रणाली की अपनी समस्याएं हैं, जिसमें जाति और धर्म को लेकर लगातार राजनीति की जाती है और उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो द कश्मीर फाइल्स के बहाने हम एक कहानी देख रहे हैं, जहां पर देश के अंदर ही 5 लाख लोग दर बदर होने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? और अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सोडस, कि लोग किसी जगह को बस यूं ही छोड़ के चले गए। जबकि यूं ही कोई अपना घर बार क्यों छोड़कर चला जाएगा? उसके पीछे कुछ तो वजह होगी, डर होगा, हिंसा होगी, जीवन को बचाने में मुश्किल हो रहा होगा, मान सम्मान सब कुछ खतरे में आ गया होगा। तब सब कुछ छोड़कर कोई दरबदर होने के लिए तैयार हो जाता है और फिर नए सिरे से जीवन के संघर्ष करता है कि शायद फिर से कुछ बना लेगा और तिनका तिनका जोड़ने लग जाता है। वह देश के हर कोने में भटकता है, दिल्ली के कैंपों में रहता है, जम्मू में रहता है, और उसका नाम कश्मीरी पंडित। पंडित शब्द सोचता हूँ कि पंडित क्यों कहा गया? क्या सभी ब्राह्मण थे इसलिए कहा गया? क्या वहाँ से भागने वाले, घाटी को छोड़ने वाले पुजारी थे, सभी लोग इसलिए कहा गया? नहीं, उसमें सभी लोग हिंदू थे। और शायद पंडित कह देने से
हिंदुओं में भी एक विभाजन स्पष्ट तौर पर बन जाता है कि समाज का एक उच्च तबका जिसके पास सब कुछ था उसे ही छोड़ना पड़ा। फिर एक तरह का नैरेटिव बनने लगता है कि कश्मीर से केवल कश्मीरी पंडित भगाए गए, जबकि जो घाटी छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हुए एक बड़ा हिंदू समाज था जिनकी संख्या 5 लाख के करीब थी। उन्हें बुरी तरह से मारा गया, प्रताड़ित किया गया, हर तरह का अपमान उन्हें झेलना पड़ा और अंततः मान सम्मान और खुद को बचाने के लिए घाटी छोड़ना पड़ा। 19 जनवरी 1990, हाँ, ये वही मनहूस तारीख है जिस दिन घाटी छोड़ने के लिए लाखों लोग मजबूर हुए और जो भी बचा सकते थे, मतलब परिवार के लोग और शायद बहुत ज़रूरी जो समेट सकते थे, थोड़ा बहुत सामान लेकर घाटी उन्होंने छोड़ दिया और उनके पास कुछ नहीं था। हाँ, क्योंकि ज़िंदगी से कीमती तो कोई चीज़ नहीं होती। बाकी चीज़ें तो अगर आपके पास बुद्धि है तो आप हासिल कर सकते हैं। और कश्मीरियों ने, मतलब कश्मीरी हिंदुओं ने पूरी दुनिया में यह करके दिखाया। उनके जज्बे, उनके मेहनत और उनकी बुद्धि को जितना सराहा जाए उतना ही कम होगा। तो एक सल्यूट तो उनको बनता ही है। और एक बात और कि कितना भी उनके साथ अत्याचार हुआ पर उन्होंने हथियार नहीं उठाया, किसी को मारा नहीं और वो आतंकवादी नहीं बने, वो भारत के खिलाफ हथियार नहीं उठाए और शांति प्रिय बने रहे। और आज द कश्मीर फाइल से उनकी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। अब वर्तमान सरकार की थोड़ी तारीफ तो बनती ही है, तो जो लोग कर ही रहे हैं तो यहाँ अलग से उस पर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी का बन पाना और रिलीज़ हो पाना वर्तमान सरकार में ही संभव था, जो पूरी विभत्स घटना को लोगों के सामने ले आया। और हमारे समाज को, हमें अपनी कहानियाँ अपने लोगों तक ले जानी चाहिए कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हम क्या थे और हम क्यों थे, कैसे थे और आज क्यों, कैसे, कहाँ पर हम जो पहुँचे हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो हर समाज को अपनी कहानियाँ लोगों तक ले जानी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। हम प्राचीन काल से आज तक जो भी बदलाव हम में हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसे हमें अपने लोगों तक ले जाना होगा। नई पीढ़ी को बताना होगा कि हम यह थे और आज हम यह हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हर समाज अपनी कहानी कहेगा और जब आप कहानी नहीं कहेंगे तो आप जाने भी नहीं जाएंगे। आपको अपना इतिहास इसी तरह की कहानियों में दर्ज करना होगा और ख़ुद को बताना होगा। अब जैसे तमाम तरह के नैरेटिव ये क्यों दिखाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं दिखाया गया? अरे भाई, आप जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं उस पर ढेर सारी फिल्में पहले बन चुकी हैं और ये वाला सच नहीं दिखाया गया था। चलिए, उन्हें भी सच मान लिया जाता है। और ये भी सच है कि बहुत सारे मुसलमान भी मारे गए। तो जो भी भारत के पक्ष में आवाज़ उठाते थे, जिनकी आवाज़ में हिंदुस्तान होता था, उन्हें मारा गया। जो इस्लाम के जिहाद में भरोसा नहीं रखता था, वो आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास रखता था, हर उस आदमी को मारा गया। वो चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था। पर यह मारने वाला कौन था? तो कश्मीर में जो लोग मार रहे थे
और जो कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ खड़े थे वो कौन लोग थे। तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि वह कश्मीर का मुसलमान ही था। वह कितना अच्छा था, कितना बुरा था, यह वहीं के लोगों को भी सोचना है। अगर आप खुद नहीं सोचेंगे कि आपकी पीढ़ियों ने और आपने क्या किया और आपको कोई पछतावा नहीं है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होगी। और जो कश्मीर का मुसलमान जिस वजह से यह सब कुछ कर रहा था, तो उसके पीछे इस्लाम भी एक वजह थी और है। यह बात भी सच है, इसे भी स्वीकार करना होगा कि हम किस तरह के इस्लाम को मानेंगे और हम क्यों मैनिपुलेट हो जाते हैं, हम क्यों जिहाद में भागीदारी करना चाहते हैं, हमारे बच्चे क्यों और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, क्यों उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब नरेटिव के खेल में कहानी कहाँ से शुरू होती है। आपको यह नहीं बताया जाता कि 19 जनवरी सिर्फ एक दिन में नहीं बनता है। 19 जनवरी बनने में कई दशक लगते हैं और उसके पीछे लगातार ब्रेन वॉश चलता रहता है। सोचिए, कोई हथियार क्यों उठा लेता है, किसी को मारने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, उसे क्या हासिल होगा अगर वह एक मशीन में कन्वर्ट कर दिया जाए जिसमें सही गलत का कोई बोध न हो और उसका स्विच रिमोट किसी और के हाथ में हो और वह बस किलिंग मशीन बन जाए और मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, किस तरह की शिक्षा, समझ और संस्कार उसे उसके घर परिवार से मिला है कि वह अपने पड़ोसी को यूं ही मरने दे रहा है। एक तरफ पड़ोसी धर्म की बात होती है तो दूसरी तरफ वह कहाँ है और उसे कैसे मारा जाए यह भी बताया जा रहा है। तो फिर ये भी तो सच्चाई है। फिर तमाम तरह के क्रोनोलॉजी को बताया जाता है कि इनकी सत्ता थी, इनका शासन था। अरे भाई, ये एक दिन में नहीं होता है, एक महीने या एक साल में भी ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। इसके पीछे पूरी तरह से जो मशीनरी होती है, जो लोग होते हैं, वो लगातार काम करते हैं और लोगों के दिमाग में जहर भरते रहते हैं। अच्छा, 1990 का जो दशक है वह किस तरह का है अगर देखा जाए, सोचा जाए तो हमारा देश किस तरह की स्थिति से गुजर रहा है। तो हम बहुत ही खतरनाक दौर में थे उस वक्त। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा जी की हत्या, यही टाइम है। पंजाब में आतंकवाद अपने पूरे शबाब पर। 1990 ओबीसी रिजर्वेशन, पूरे देश में अराजकता की स्थिति, आरक्षण विरोधी आंदोलन, नक्सलवादी मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट में लगातार हिंसा हो रही है और फिर मिली जुली कमज़ोर सरकारें। सोचिए, निर्णय लेने की क्या स्थिति है और कश्मीर में 370 लागू है जहां पर केंद्र सरकार उतनी तीव्रता से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और कमज़ोर नेतृत्व। और जब कमज़ोर सरकारें होती हैं तब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो भी सत्ता में है उसका जोर सरकार बचाने में ज़्यादा लगा रहता है और परफॉर्मेंस की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो वही दौर है जब मंदी चल रही है और हमें सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। यह वही दौर है जब पाकिस्तान को अमेरिका का भरपूर समर्थन हासिल है। यह वही दौर है जब सोवियत संघ का विखंडन हो रहा है, यूएसएसआर पूरी तरह से बिखरने वाला है और रसिया और बहुत सारे छोटे छोटे देश उससे बन रहे हैं। तो सोचिए, वहाँ पर हमारी किस तरह की स्थिति है और हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं। और ऊपर से पाकिस्तान जो हथियार से, मतलब वहाँ 1965, 71 इस तरह की लड़ाइयाँ हार चुका है और अब कश्मीर और पंजाब में एक तरीके से स्थानीय लोगों को हथियार देकर ब्रेन वॉश करके गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। और हमारे ही नागरिक जिसमें मुसलमान हैं वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गए हैं।
अब इस ब्रेन वॉश का परिणाम क्या है? वो हिंदुओं के खिलाफ खड़े हैं और वो जिहाद कर रहे हैं, उन्हें गाजी बनना है, और फिर 5 लाख लोग घाटी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और वो हिंसा करने के और मारने के क्रूरतम तरीके निकाल रहे हैं। और वही इस फिल्म में दिखाया गया है, द कश्मीर फाइल्स। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो एक अच्छा मुसलमान, बेचारा मुसलमान, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। मुसलमान भी मारे गए, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और जब बताया जाता है कि देखिए कैसे किस तरह से मुसलमानों को मारा गया, तो भाई यह स्थिति कब बनी? जब भारत के खिलाफ कश्मीर के युवकों ने ब्रेन वॉश होकर हथियार उठाया, तब वहाँ सेना जा रही है। इससे पहले वहाँ सेना कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब भारत के खिलाफ आप हथियार उठाएंगे तो उसका परिणाम आप सोच सकते हैं। कश्मीरी पंडितों ने भारत के खिलाफ हथियार नहीं उठाया और उन्होंने किसी जाति और धर्म के खिलाफ भी कोई हिंसा नहीं की, बल्कि वो तो हिंसा के लगातार शिकार हुए हैं और अंततः अपनी जन्मभूमि उन्होंने छोड़ दी। तो फिर ये कहानी जब हमारे नरेटिव गढ़ने वाले लोग होते हैं, वो कहाँ से उठाएंगे और कौन सी बात बताएंगे? यहीं से शुरू होती है। जैसे अयोध्या मंदिर, राम मंदिर की कहानी वो हमेशा 1992 से सुनाना शुरू करते हैं कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिरा दी गई। अरे भाई, 1992 के पहले भी अयोध्या का इतिहास है, 1526 में भी उसका इतिहास है, उसके पहले भी उसका इतिहास है। भाई, अयोध्या में बाबरी मस्जिद क्यों बनी? ये भी तो बताइए। कि मंदिर तोड़ के बना है, ये तो सिंपल फैक्ट है, इस पर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद क्या कर रही है, ये भी तो सच है। अगर फिर कुछ होता है तो बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाता है और एक ख़ास जगह से कहानी शुरू की जाती है कि मरने वाला जो आतंकवादी है वो कब अध्यापक का बेटा बन जाता है। अरे भाई, उसने भारत के खिलाफ बाकायदा ट्रेनिंग लिया है हथियार चलाने की और वह भारतीयों को मार रहा है, इसलिए सेना उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मुठभेड़ में मारा जा रहा है वो, और आप उसमें सहानुभूति दिखा रहे हैं। भारत के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उसका यही हश्र होना चाहिए, वह कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, XYZ कोई भी हो। तो हमें अपनी कहानियाँ ऐसे ही सुनानी है, कहनी है। उसके बहुत सारे पक्ष होंगे, हर तरह के सिनेमा मेकर्स हैं, वो अलग अलग जगह से कहानियाँ उठा रहे हैं। पर जब ढेर सारी कहानियाँ आएंगी तो उसमें लोग चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और खुद ही तय भी कर लेंगे कि उन्हें क्या देखना है। अच्छा देखिए, कन्वर्जन पे अगर बात होती है तो हम नाराज़ होने लगते हैं, मतलब मीडिया में बहुत सारे तरह के, लेकिन इस पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत का मुसलमान कोई अरब से आयात होकर नहीं आया है, वह हिंदुओं की ही संतान है जो डर, लालच, इन्हीं वजहों से आमतौर पे उसने धर्म परिवर्तन किया। वह कोई ज्ञान के लिए तो धर्म परिवर्तन करेगा नहीं। सबसे पहला था डर, जीवन का डर, फिर लालच, और भी चीज़ें हो सकती हैं कि जिस वजह से उसने धर्म बदला। अच्छा, आप सोचिए, दूर नॉर्थ ईस्ट और आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरीज़ काम करती हैं, अस्पताल खोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोलते हैं, तो वहाँ वो क्यों खोलते हैं? समाज की भलाई के लिए। तो भाई, हिडन एजेंडा तो धर्मांतरण ही होता है ना। नागालैंड में सोचिए 80% ईसाई, अरे भाई क्रिश्चियनिटी वहाँ कैसे गई होगी? तो उसके पीछे तो धर्मांतरण ही कारण है ना। अगर इस पे बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक मान लिए जाएंगे, लेकिन हमें खुलकर बात करना होगा। हमारा इतिहास बहुत बृहत है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, पर उससे ज़्यादा चीज़ें हमसे छुपाई गई हैं। और नए सिरे से जब रिसर्च हो रहा है, नई किताबें आ रही हैं, नए विचार आ रहे हैं, और लेखन और संपादन के क्षेत्र में जब नए नए लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें और विचार
अपने अस्तित्व को बचाने में नाकाम हो रहे हैं। अब सोचिए, ब्राह्मण द्रविड़, आर्य द्रविड़, ब्राह्मण दलित, इस तरह की थ्योरीज, मतलब उत्तर दक्षिण, इस तरह की थ्योरीज क्यों आई हमारे यहाँ? मतलब भारत भारत की तरह न रह पाए, इसीलिए तो आई। पता चलता है कि जिस सनातन संस्कृति की हम बात करते हैं उसके सर्वाधिक अस्थायी और महत्वपूर्ण प्रतीक दक्षिण में हैं, लेकिन उनको द्रविड़ कहा जा रहा है। सर्वाधिक मान्यताएं और जितने भी मूल्य हैं और संस्कृत साहित्य है वो वहाँ पे सुरक्षित रह रहा है। फिर भी बताया जा रहा है कि आर्य और द्रविड़ अलग अलग हैं। आर्यन थ्योरी आ रही है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। चलिए खैर, अब वो तो नष्ट हो गई। बाकी भी इसी तरह के विचार आ रहे हैं। सोचिए, दलित कैसे पैदा किया जा रहा है? दलित, फिर उसका जो नाम है SC ST, वो क्यों बनाया गया? तो जिसे उससे समाज की मूल धारा से काटा जा सके। और फिर OBC का पिछड़ा, मतलब पूरे समाज को एक अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, जिससे वो आपस में लड़ते रहें और लड़ भी रहे हैं। लेकिन ऐसी कहानियाँ जब हम बताएंगे, कहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकलेगा। तो ऐसी कोशिशें जारी रहनी चाहिए और हमें ऐसी कहानियाँ कहते रहना है। और बहुत सारे मुखौटे जो समाज ने लगा रखे हैं, एक एक करके उन मुखौटों को भी हटाना है और असली चेहरे की खोज में हमें निरंतर लगे रहना है। और मुखौटों से घबराना नहीं है। हर मुखौटे को बताना है कि तुम ये हो, तुम्हारा ये रंग है, तुम इसलिए ऐसे हो, और तुम वास्तविक चेहरे नहीं हो। और हम चेहरों की खोज में हैं कि मेरा हकीकत वाला चेहरा कौन सा है। मैं ढूंढूंगा, मैं पाऊंगा, मैं बनाऊंगा और मैं मुखौटों से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं भारत हूँ, और यहाँ भारत होने का विचार मुझ में पूरी तरह से मौजूद है। तो आइडिया ऑफ इंडिया मुझी में बसता है और मैं पूरी तरह से भारत का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं दुनिया को बताऊँगा कि मैं ही भारत हूँ। तो हम लोगों को अपनी कहानी लोगों तक पहुँचानी है और सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हमें मिल ही गई है। तो आइए अपनी बात दुनिया तक ले जाते हैं, प्यार से कहते हैं। इसके लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, बस भाषा और अभिव्यक्ति की ज़रूरत है। एक द कश्मीर फाइल आती है और वो हर जगह छा जाती है। ऐसे ही हमें अभिव्यक्ति के तरीके सीखने हैं और अपनी बात को और सशक्त ढंग से कहते रहना है। तो आज की अभी की बात को इसी जगह पर विराम देते हैं, फिर बात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।